Hello, everyone, and welcome back to the ISC Guide. In this series of my English crash courses, what we are going to do is we are going to go through each and every question that comes on the grammar question paper for ISC English. And हम लोग हर एक को अच्छे से analyze करने वाले हैं, and I'm going to tell you exactly how you need to write these answers, along with giving you some tips and tricks that you will see nowhere else. I've been a student in ISC. I have seniors who are scoring 99% in their boards. I have juniors who are scoring exceptionally well too. उन लोगों से भी पूछता हूँ. I also ask board moderators and other teachers from different schools. And basically ये series में मैं तुम्हें बताता हूँ कि how you can score the best marks that you can. Okay? So we are starting here on the SISKI website itself. So I'm going to show you for directed writing तुम्हें कहाँ से पढ़ना है. And this is your Bible. Okay, come to the SISKI website, go to the ISC section, and यहाँ पे एक रहेगा unpacking directed writing. इसको खोल लेना है, and this print out लेके रखना है तो रखो, but this is the best thing that you can have for formats, for having solved examples, everything. ठीक है, तो in this video we are going to do the directed writing section. मैं blog इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ since it's not for 2026 boards. अगर तुम्हें ब्लॉग देखना है तो आई विल अपलोड अनदर वीडियो आफ्टरवर्ड्स. ब्लॉग इज समथिंग जो 2027 के बोर्ड पेपर से चालू होगा. तो इन दिस वीडियो, जस्ट टू कीप इट अ बिट शॉर्ट, वी आर गोइंग टू डू दीज फर्स्ट 5 टॉपिक्स जो हम लोगों को 2026 बोर्ड्स में है. Okay, let's get started right away. First of all, we have the feature article. ये आर्टिकल एंड रिपोर्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सबसे पहले ऑलवेज इन द आर्टिकल क्वेश्चन में ही लिखा होगा you have to write an article. And if we are to check report, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे जब आता है, यहाँ पे रिपोर्टर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जैसे कीवर्ड्स दिए रहेंगे. तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि दोनों में से किसका फॉर्मेट यूज करना है. ओके, एंड मोस्ट केसेस में द राइटिंग स्टाइल इन बोथ ऑफ दीज इज वेरी सिमिलर. ठीक है, सिर्फ इसमें जो चेंज हो जाता है दैट इज द फॉर्मेट. तो लेट्स सी दिस. इसका सैम्पल क्वेश्चन है, राइट अ फीचर आर्टिकल इन अबाउट 300 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन ऑन द टॉपिक द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. योर आर्टिकल मस्ट इंक्लूड द गाइडलाइंस गिवन बिलो. तो ये जो गाइडलाइंस है ना, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो. ठीक है, लाइक जो भी आता है वहाँ पे ये याद कर लो कि उन्हें तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. यू कैन गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, बट ये वाले पॉइंट्स 100% कवर होने हैं. ये तो जितने भी मार्क्स का ये आता है वो हमेशा इनमें ही डिवाइड करके देते हैं वो लोग. ऑलराइट, तो जो भी तुम्हारा डिवीजन ऑफ मार्क्स रहेगा, यू मस्ट कवर ऑल दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स. इसमें भी फुल मार्क्स मिलना इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. ठीक है, एसेज में लोग प्रॉबेबली 19 के अराउंड पीक कर जाता है, बट इवन इन आर्टिकल राइटिंग यू कैन गेट फुल. तो एम फॉर फुल, क्योंकि इसमें ऑनेस्टली यू डू नॉट रिक्वायर एज मच क्रिएटिविटी एज यू डू इन एसेज. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली. फॉर ईच गाइडलाइन ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 sentences, मिनिमम 2 sentences, एंड 3 दे दो मेरे हिसाब से. ओके, 2 and 3 sentences के बीच में इज द स्वीट स्पॉट. स्पेशली अगर छोटे इतने कम गाइडलाइंस दे के रखे तो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 गाइडलाइंस है, तो यू कैन राइट लाइक 1 paragraph ऑन ईच. यहाँ पे हम लोगों को टोटल 7 paragraphs दे के रखे. Right, so it is very important how you divide these paragraphs too. Let's see the format quickly. ऊपर एक heading डालना very ज़रूरी है. ये यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को टॉपिक दे के रखा है, तो वी हैव टेकन द सेम टॉपिक. ऑफ कोर्स अगर टॉपिक नहीं दिया होता तब भी हम लोग को खुद का एक वेरी फॉर्मल टॉपिक बना के डालना. ठीक है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. यहाँ पे बहुत लोग ना कुछ कैची एंड वेरी क्रिएटिव टाइटल्स बनाने जाते हैं. डोंट डू दैट. बी सिंपल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल टोन बोल के रखा है. ओके, एज यू कैन सी इसमें 3 मेजर चीजें देके रखी. इट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग: द हेडिंग, द बायलाइन एंड अ फॉर्मल टोन. यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल. ज़्यादा क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव होने की कोशिश मत करो यहाँ पे. द टाइटल सीधा साधा सिंपल दे दिया. आफ्टर दैट, फ्रॉम द राइट मार्जिन यू कैन राइट अ स्टूडेंट रिपोर्टर. आफ्टर दैट वी कम टू द मेन पैराग्राफ्स. इसमें यू कैनॉट जस्ट स्टार्ट सिंपली विथ वॉट एवर द टॉपिक इज. ठीक है, गिव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड. जो ये पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारा मेन बॉडी है.
इसमें तुम्हें एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, दैट इज योर वर्क, एंड एक अच्छा कंक्लूजन देना है. दोज आर द टू थिंग्स दैट यू मस्ट फोकस ऑन. ठीक है, तो अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो? यू कैन एक्चुअली सिर्फ सीधा ये नहीं चालू करना है डिसिप्लिन होता है, टीम वर्क होता है, हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं, नहीं. यू कैन टेल व्हाट स्पोर्ट्स आर. तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्पोर्ट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग encompassing physical, mental, and social health. Participation in sports offer numerous benefits, including improved fitness, stress relief, and the development of essential life skills. तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या किया बोर्ड वालों ने? दे हैव गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर ऐसे. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देके रखे हैं उनने उसको ब्रीफ में इधर कवर कर लिया, एंड देन आगे जाके उन पे और वो एलाबरेट करने वाला है. ठीक है, तो हाउ यू कैन एलाबरेट ऑन ईच ऑफ दीज पॉइंट्स? यू कैन गिव एग्जाम्पल्स. ठीक है, या फिर तुम नॉर्मल वर्ड्स में भी लिख सकते हो. तो लेट्स सी डिसिप्लिन. वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स स्पोर्ट्स टीचर्स अस इज डिसिप्लिन. Regular practice, adherence to rules, punctuality, and consistent efforts help build a strong work ethic and self control. These habits extend into academic and personal life as well. हम लोग को डिसिप्लिन इनकलकेट करने का पॉइंट देखे रखा है, तो वो इंट्रोड्यूस की डिसिप्लिन करता है. उसके साथ हम लोगों ने थोड़े एग्जाम्पल दिए कि वो कैसे करता है, राइट? तो रेगुलर प्रैक्टिस, अडियरेंस टू रूल्स, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन इनकलकेट करती है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए मैंने, एंड आई हैव एक्सटेंडेड इट नॉट जस्ट टू फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, बट ये जो चीज़ें हैं सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं हेल्प करती है, एकेडमिक्स एंड पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स है ना, try to elaborate on them using examples. Okay, another thing, one method that you can follow is AAE. ठीक है, दी AAE मॉडल. आई फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल. मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी ये हेल्पफुल फाइंड करते हैं, एंड यूजिंग दिस AAE मॉडल आई हैव स्कोर्ड पर्सनली अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स. माई सीनियर्स हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स. तो AAE मॉडल है क्या? द फर्स्ट A stands for anecdotes. The second A stands for analogies, and the third E stands for example. तो anecdotes क्या होते हैं? These are basically short tidbits of your life. ठीक है, short stories that you can share. Okay, तो it doesn't necessarily have to be real. Just a short tidbit from somebody's life की ऐसे realistic लगे. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे टीम वर्क का इफेक्ट समझाना रहता, तो आई कुड हैव टेकन एन एग्जाम्पल फ्रॉम समबडीज लाइफ एंड मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता था. ठीक है, बट सिंस दिस इज ए फॉर्मल टोन, यू हैव टू अवॉइड एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स जब हम लोग डायरेक्टेड राइटिंग में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वो स्पीच राइटिंग में, एंड वी विल सी हाउ. यहाँ पे यू कैन यूज द सेकेंड ए एंड ई. सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर अनालॉजी. Analogy is basically giving a comparison between two things ताकि तुम उसको बेटर एक्सप्लेन कर सको. तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पेरेंटिंग स्टाइल्स या किसी पे आर्टिकल लिखना था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन से कि रेजिंग अ चाइल्ड इज लाइक गार्डनिंग वेर यू हैव टू वाटर द प्लांट्स. तो यहाँ पे भी तुम्हें बच्चों को ढंग से ग्रो करवाने के लिए यू हैव टू इंस्टिल द राइट वैल्यूज, द राइट बिलीव्स, and provide them with good support so that they can grow to their fullest potential. तो ये क्या हो गया? दिस इज एन अनालॉजी. एक कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो रीडर है उनको बेहतर समझे व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस. ओके, तो दैट इज अनालॉजी. एंड एग्जाम्पल्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. एग्जाम्पल्स तो तुम्हें डालने ही है, बट एनालॉजी इज अनदर बेसिकली ऑल्टरनेटिव टू एग्जाम्पल्स, ताकि यू कैन राइट बेटर. सिर्फ एग्जाम्पल सब जगह डालते रहोगे तो इट मे गेट अ बिट क्लटर्ड. तो तुम इसमें अनालॉजीज भी ऐड कर सकते हो. द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गिव अ गुड कंक्लूजन. ठीक है, तो वील सी यहाँ पे प्रोवाइड्स करियर ऑप्शंस दिख रखा है, एंड दैट इज द लास्ट पैराग्राफ. स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स एक्साइटिंग एंड डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज. बियॉन्ड बिकमिंग अ प्रोफेशनल एथलीट, वन कैन एक्सप्लोर कोचिंग, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मैनेजमेंट एंड इवेंट कोऑर्डिनेशन. Fields like sports, media, analytics and rehabilitation are also growing rapidly. ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट हो गया. आफ्टर दिस वी हैव द कंक्लूजन. यहाँ पे इन लोगों ने एक लाइन में कंक्लूजन देखे रखा, तो यू कैन ऑल्सो राइट अ वन लाइन कंक्लूजन, बट आई ऑलवेज से एटलीस्ट 2-3 लाइन्स का कंक्लूजन रखो ताकि यू कैन टाई इन ऑल दीज आइडियाज. देखो ये सब इंडिपेंडेंट आइडियाज है. डिसिप्लिन, टीम वर्क, हेल्थ बेनिफिट सब इंडिपेंडेंट है,
बट स्पोर्ट्स में ये सारी चीजें एक साथ आ रही है ना, तो इन द कंक्लूजन यू हैव टू टाई इट इन ऑल टुगेदर। ठीक है, सबको एक साथ लेके आके प्रेजेंट करो, एंड हाउ बेसिकली स्पोर्ट्स मेक यू अ बेटर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला ऐसे सॉरी ये वाला आर्टिकल हम लोग अज्यूम कर रहे तो यहाँ पे कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट competition, they shape individuals into healthier, stronger and more capable human beings both on and off the field। तो इसने एक सेंटेंस में ही पूरे जितने भी पॉइंट्स है सबको इनकलकेट किया एंड उसको साथ में प्रेजेंट किया कि इट मेक्स अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कंक्लूजन का एम यही होता है, जितने भी अलग अलग आइडियाज है यू हैव टू प्रेजेंट देम टुगेदर एट वंस, एंड वो साथ में मिलके क्या मीनिंगफुल चीज बनाता है। ओके, इट्स लाइक द मॉरल ऑफ द होल आर्टिकल। तो ये तुम of course you can follow the same thing in your argumentative essays, reflective essays, and same चीज इधर भी करनी जरूरी है। तो always give a good conclusion। now going to newspaper report, मैं book review करता हूँ, but now going to newspaper report, इसमें this is basically like a story। ठीक है, जो भी एक्चुअल घटना हुई है, the actual event you are describing that, so there is a lot of action going on यहाँ पे, you have to understand that। but वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें प्रेजेंट टेंस में नहीं रिपोर्ट करना है। राइट, वी हैव डायरेक्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग। यू हैव टू फॉलो दैट इन योर माइंड। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हेडलाइन, दिस हैज टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। डे लाइट रॉबरी एट एबीसी बैंक शॉक्स सिटी रेसिडेंट। तो शॉक्स क्या है? शॉक नहीं लिखा है, शॉक्स लिखा है, इट इज इन प्रेजेंट टेंस। जो हेडलाइन है, दिस ऑल्सो हैज टू बी फॉर्मल, बट इट हैज टू बी थोड़ा एंगेजिंग। देर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन दोज टू, तो तुम्हें वो आना चाहिए फ्रेम करना। बट इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, एबीसी बैंक इन योर सिटी हैज बीन रॉब्ड, एज अ रिपोर्टर फॉर अ लोकल डेली राइट अ न्यूज पेपर रिपोर्ट इन अबाउट 300 वर्ड्स यूजिंग द गाइडलाइंस। ये तो मेन टॉपिक क्या है, एबीसी बैंक हैज बीन रॉब्ड, तो डे लाइट रॉबरी एट एबीसी बैंक, एंड यहाँ पे थोड़ा सा उसमें एक्शन डालने के लिए, थोड़ा एंगेजिंग बनाने के लिए, शॉक्स सिटी रेसिडेंट्स। ओके, ये हेडलाइन होगी। आफ्टर दैट फ्रॉम द राइट मार्जिन वी हैव द बाय लाइन, कि किसने लिखा है। तो इंस्टेड ऑफ बाय स्टाफ रिपोर्टर यू कैन एब्सोल्युटली राइट योर ओन नेम। ठीक है, तो वॉट एवर योर नेम इज, बाय फॉलोड बाय योर नेम, स्टिकिंग टूवर्ड्स द राइट मार्जिन, कैपिटल बी होना चाहिए, प्लीज कीप दैट इन माइंड। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव द प्लेस जहाँ पे तुम लिख रहे हो, तो वेर एवर यू स्टे वो सिटी का नाम लिख दो। प्लीज कीप इन माइंड, अगर यहाँ पे विलेज देके रखा है कोई भी टाइप का, लेट्स से कि देर वॉज अ लैंडस्लाइड इन सम विलेज एंड ऐसा करके बोल के रखा है, तो यहाँ पे मे बी कोई विलेज का नाम लिख दो। राइट, यू कैन बी फ्रॉम अ सिटी रिपोर्टिंग दीज, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर तुम विलेज का नाम भी लिखते हो तो, क्योंकि तुम वहीं के रिपोर्टर हो एंड वहां से लिख रहे हो। आफ्टर दैट राइट द डेट, दिस इज द डेट ऑफ योर एग्जाम। तो 2026 बोर्ड पेपर इज ऑन 13th February 2026, तो तुम्हें वही लिखना है, 13th February, फेब्रवरी इन फुल, फेब नहीं, कॉमा 2026, नो फुल स्टॉप। आफ्टर दैट यू लीव अ लाइन एंड यू कम हियर। तो जो हम लोग का मेन टॉपिक है, इसमें फॉर्मल टोन रहना जरूरी है पूरे इसमें। ओके, पैसिव वॉइस बोल के रखा है तो अवॉइड एक्टिव वॉइस। एंड सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि हर एक पैराग्राफ में तुम्हें क्या करना है। तो प्लेस एंड डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे वी आर सेइंग एबीसी बैंक इन योर सिटी, तो यहाँ पे अगर मैंने सिटी न्यू दिल्ली लिखी है एंड आई हैव रिटन द सिटी मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, तो यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। तो इवन यहाँ पे when they ask the place I have to write न्यू दिल्ली। ठीक है, जब मैं प्लेस अगर मेंशन कर रहा हूँ तो आई कैन राइट न्यू दिल्ली, बट सिंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पे इन लोगों ने और डिटेल में जाके एग्जैक्ट लोकेशन दिया, सेंट्रल ब्रांच ऑन एमजी रोड। ठीक है, दीज आर द टू काइंड ऑफ प्लेसेस दैट यू कैन यूज। तो यहाँ पे स्पेसिफिक्स क्योंकि तुम्हें बताना है। अभी ऐसे कि अगर एबीसी बैंक इन न्यू दिल्ली हैज बिन रॉब्ड, अगर मैं न्यू दिल्ली का रेसिडेंट हूँ तो मैं क्या करूँ उस इन्फॉर्मेशन का। राइट, तो एग्जैक्ट लोकेशन देना है मुझे। ठीक है, दैट्स द प्लेस। एंड फॉर द डेट, डेट इज नॉट इन द फ्यूचर। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट इन द फ्यूचर, एंड ज्यादा पास्ट में भी नहीं हो सकता। अगर 2 महीने पहले कुछ चीज हुई है एंड तुम अभी रिपोर्ट कर रहे हो तो क्या मतलब। राइट, सो इट हैज टू बी द डे बिफोर। So it can be 12th February 2026 in the case of our
इंग्लिश ग्रामर बोर्ड पेपर। ठीक है, तो 12 फरवरी इज द डेट दैट विल बी यूजिंग मोस्टली। अगर कुछ एकदम ही अलग सा क्वेश्चन आया थोड़ा दिमाग यूज करना, बट 99.99% द डेट दैट यू विल बी यूजिंग इज 12 फरवरी 2025। नाउ इन द ओपनिंग पैराग्राफ तुम्हें बताना है एग्जैक्टली क्या हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली क्या हुआ है। Let's read this. In a shocking incident that has left the city stunned, ABC Bank's central branch on MG Road was robbed in broad daylight on 17 July 2025. तो यहाँ पे प्लेस बता दिया किधर, एंड डेट भी बता दिया एग्जैक्टली कब हुआ था। यू कैन ऑल्सो शेयर द टाइम, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देके रखा है। तो ऑलवेज इन योर ओपनिंग पैराग्राफ यू इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि ओपन कैसे करना है। यू स्टार्ट विद द डेट एंड द प्लेस, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में तुम टाइम दे रहे हो। तो डेरिंग हाइस्ट टुक प्लेस अराउंड 11:15 AM, जस्ट एज द बैंक वॉज ओपनिंग फॉर रेगुलर बिजनेस। यहाँ पे 11:15 AM इज अ वेरी राउंड टाइम, क्योंकि इन लोगों ने अराउंड दे के रखा है। यू कैन ऑल्सो से वेरी स्पेसिफिकली 11:27 AM। ठीक है। According to initial reports, valuables worth over 1.5 crores, including cash, gold ornaments, and important documents were stolen. तो एग्जैक्टली इसमें क्या कर दिया मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में, पूरा हाइस्ट क्या है वो बता दिया मैंने, इसका कब हुआ, कहाँ हुआ, किस टाइम पे हुआ, एंड जो भी लॉस हुआ है ये मैंने बता दिया। लेट्स से अगर कोई फायर के बारे में रहता कि अ फायर ब्रोक आउट इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये सारी चीज़ें सेम रहती, बट इंस्टेड ऑफ दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ 1.5 करोड़ मैं मे बी कैजुअलिटी शेयर कर सकता था, राइट। या फिर मैं शेयर कर सकता था कि कितने देर में फायर फाइटर्स आए। 11:15 AM को जो फायर था वो स्टार्ट हुआ, एंड बाय 11:45 फायर फाइटर्स ने पूरी फायर को लाइक ख़त्म कर दिया था। द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड बाय 11:45। दैट्स व्हाट आई विल राइट मेरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। आफ्टर दिस वी कम टू द मेन बॉडी। इन लोगों ने डिटेल्स देने बोला इंसिडेंट का, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई या फिर हाउ। ठीक है, तो वील सी कैसे इन लोगों ने लिखा है। आई विटनेसेस से दैट 4 masked इंडिविजुअल्स एंटर द बैंक पोजिंग एज कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, हु, वो लोग कैसे, कौन लोग थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि देयर वर 4 masked individuals. Within minutes, they brandished firearms and ordered everyone to lie down. The robbers appeared to be well organized and operated with precision. देखो, now comes a very important part. They knew exactly where the CCTV cameras were and disabled them before heading to the strong room, said David John, a customer who was inside the bank at the time. In each and every newspaper report, you must have at least one quote from somebody. ठीक है, यहाँ पे एक कस्टमर था जो बैंक के अंदर था, उसका एक कोट दे के रखा है। एज एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, तुम हमेशा जाके इंटरव्यू करते हो ना किसी का, तो दैट वन सेंटेंस हैज टू बी देयर इन वॉट एवर न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट यू आर राइटिंग। तो इन दिस केस इसने डेविड जॉन का लिया है। लेट्स से वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द फायर इन द बिल्डिंग, तो मे बी एट द एंड अगर उसमें देखे रखा है कि हाउ यू नो कौन से मेजर्स लिए जाएंगे टू नॉट लेट द फायर हैपन अगेन, ऐसा करके कुछ तुम्हें देखे रखा है। तो इन दैट यू कैन राइट, जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसने कोट दिया है कुछ, ही विल टेक अप दीज मेजर्स फॉर दिस, फॉर अ फायर टू नॉट हैपन अगेन, ऐसा करके कुछ कोट लिख सकते हो। कि तो अ कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कोट मिनिमम आना ही है, नॉन नेगोशिएबल, इट हैज टू बी देयर। ओके, तो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो हम लोगों ने अभी तक हु देख लिया। Okay. In what is being seen as a major lapse, the bank's alarm system failed to activate. The lone security guard on duty was overpowered and locked in a restroom. Preliminary investigations suggest that the robber may have had inside information about the bank's layout and security mechanisms. तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया इन लोगों ने कि बेसिकली इन लोगों ने कैसे की है चोरी। ओके, तो वाई और हाउ वाला पॉइंट इन लोगों ने इधर कवर कर लिया। व्हेन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, वेयर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में। तो टिल योर हैव डन हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, एंड ऑल्सो व्हाट। आई मिस दिस, सॉरी। व्हाट भी हम लोगों ने कर लिया। व्हाट कैसे किया, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 1.5 करोड़ की चोरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जो ये दो पैराग्राफ्स, इसमें मैं सिर्फ डिटेल में जा रहा हूँ एंड टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो इमेजिन करो कि तुम घर पे पढ़ रहे हो कोई न्यूज़पेपर, एंड उसमें तुम्हें ये आर्टिकल दिखा है कि चोरी हुई है, तो व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू वुड वांट टू नो एज अ रीडर।
ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स लिखने का ट्राई करो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो लोग आए कैसे, उनके पास इनसाइड हेल्प थी, ये भी बता दिया मैंने। एंड नाउ ऑफ कोर्स कम्स वो लोग एस्केप कैसे किए। द गैंग एस्केप्ड इन अ ब्लैक एसयूवी पार्क्ड आउटसाइड द बैंक एंड हैड फ्लेड द सीन बिफोर पुलिस कुड अराइव. In the process, they damaged several glass panels, computer systems, and even assaulted a staff member who tried to alert the authorities. So let's read this, ठीक है? Date and time of the robbery covered, है ना? Valuables lost, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ एंड अलग अलग वैल्यूएबल्स का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। एंड यहाँ पे अगेन और क्या डैमेज किया उनने मैंने वो भी बता दिया। आफ्टर दिस आई विटनेसेस अकाउंट, यहाँ पे इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है कि दे नीड एन अकाउंट ऑफ द आई विटनेस, इवन इफ नहीं दिया यू मस्ट इंक्लूड वन कोड। आफ्टर दिस फेलियर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये इन लोगों ने एक पॉइंट देके रखा है जो तुम्हें अपने पूरे इसमें डालना ही है। ये तो यहाँ पे तुम्हें कभी कभी दे विल गिव फ्रीडम कि एग्जैक्टली ये हाइस्ट कैसे हुई या फिर एग्जैक्टली ये आग कैसे लगी, बट समटाइम्स इन द क्वेश्चन ओनली दे विल से कि द फायर वाज कॉज्ड ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, या फिर यहाँ पे चोरी सक्सेसफुल थी क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट नहीं हुए। देन डैमेज टू प्रॉपर्टी आ गया एंड पुलिस एक्शन, तो वो बाकी है। यहाँ पे आ गया हमारा पुलिस एक्शन। सिटी पुलिस कमिश्नर अब्राहम जॉर्ज कंफर्म दैट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम has been formed. Forensic experts and sniffer dogs have been deployed to gather clues. CCTV footage from nearby shops is being scanned for leads. तो अलग अलग चीजें तो पुलिस बेसिकली कर रही है। The incident has raised serious concerns about the adequacy of security arrangements at financial institutions in the city. Investigations are ongoing. तो इसमें there is no like moral of the story, but still it ends on a note which is very general. ठीक है, आई एम टेकिंग अ स्टेप अवे फ्रॉम द एक्चुअल इंसिडेंट, ठीक है, जो चोरी हुई है एंड उसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इफेक्ट क्या हुआ है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका इफेक्ट क्या है कि देर आर सीरियस कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी सिस्टम्स की, ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम एट अ बैंक फेल कैसे कर सकता है, एंड प्लस इनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्लस सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड है इन लोगों का, राइट? तो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे रेज हो रहे हैं। तो दिस इज अ स्टेप बैक फ्रॉम द मेन टॉपिक एंड तुम्हें एक मास ओवरव्यू देना है कि मे बी पब्लिक पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, या फिर जो भी कोई लेट्स से कोई बड़ी कंपनी में कुछ हुआ है तो लेट्स से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वरना कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या इफेक्ट आ रहा है। यू हैव टू डिस्कस दैट आफ्टर टेकिंग अ स्टेप बैक। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर नॉट एम्ड जस्ट टू गिव यू अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो मास इम्प्लीकेशंस भी डिस्कस करता है। तो यू हैव टू डू दैट टू, एंड दिस गिव्स यू ए परफेक्ट परफेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट। मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट इतना डिटेल में किया क्योंकि मोस्ट पेपर्स जो मैं देख रहा हूँ ना, टीचर्स आर गिविंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बोर्ड्स भी सबसे कॉमनली न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स ही देता है। और लेट्स गो बैक टू द बुक रिव्यू। बुक रिव्यू इज़ वेरी इजी, क्यों? क्योंकि तुम घर से करके जा सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दे के रखा है, द पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। आई रेकमेंड ये वाला बुक मत लेना, टेक सम अदर बुक। नाउ हाउ डू यू चूज दीज बुक्स? यू कैन नॉट टेक एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, तो नथिंग लाइक कॉलिन हूवर और समथिंग, ठीक है? इट कैन नॉट बी अ चिल्ड्रंस बुक, अ कॉमिक बुक, तो नो मार्वल, नो मांगा और एनिमे, नथिंग, ठीक है? टेक प्रेफरेबली लाइक अ क्लासिक बुक, ठीक है, समथिंग दैट इज कॉमन बट ज़्यादा अनकॉमन भी नहीं, सॉरी ज़्यादा कॉमन भी नहीं। डू नॉट टेक एनीथिंग दैट इज फ्रॉम योर सिलेबस, तो देर इज नो जूलियस सीजर, नो मकबेथ, नो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब बुक्स भी नहीं लेना है। तो टेक अ बुक दैट यू हैव जेन्युइनली रेड, जस्ट इन केस दैट यू फॉरगेट अ पॉइंट, तो तुम खुद से भी थोड़ा बना के लिख सकते हो। यू आर familiar with the text and what is going on in it. तो तुम्हें क्या क्या याद करके जाना है घर से? सबसे पहले आता है द नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर। वाई? क्योंकि ये हेडिंग भी हमारी, एंड ऑफ कोर्स नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर इज इंपॉर्टेंट, तो हेडिंग में ही डाल दो। यहाँ पे इन लोगों ने द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे देख रखा है बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये तुम्हारा टॉपिक हो गया। राइट मार्जिन पे यू हैव टू राइट योर नेम वॉट एवर इट इज। आफ्टर दैट तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉनरा। तो ये वाली बुक इज ए गॉथिक फिक्शन। लेट्स से दैट यू टेक अ बुक लाइक हैरी पॉटर, तो वो अलग टाइप का रहेगा, राइट? दैट्स ऑल्सो अ फिक्शन बुक बट उसका जॉनरा अलग है। लेट्स से दैट यू टेक अ नॉन फिक्शन बुक सच एज स्टीफन हॉकिंग्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो एक नॉन फिक्शन साइंटिफिक बुक है, तो वो उसका जॉनरा हो गया। आफ्टर दिस यू हैव टू रिमेंबर एनी कैरेक्टर्स दैट आर इन इट,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है तुम्हें उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स डोरियन ग्रे के बारे में बुक है, तो उसके बारे में लिख रहे वी आर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स लाइक बेसिल हॉलवुड एंड लॉर्ड हेनरी वॉटन। ठीक है, तो वो लोग का बेसिकली प्लॉट में भी क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी बताया जा रहा है। देन अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द स्टाइल। ओके, स्टाइल कैसा है ऑफ द राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ही, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं। उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग basically gives it basically introduces the reader to very complex topics in theoretical physics। ठीक है, ब्लैक होल्स के बारे में वो बुक, इट्स अबाउट टाइम ट्रैवल एंड इट्स अबाउट द बिग बैंग। बट उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग इज सो easy, so fluent in English that even somebody who is unfamiliar with these scientific terms वो भी उसको बहुत easily समझ सकता है। That is the style। तो यहाँ पे इसका अलग स्टाइल रहेगा, वॉट एवर बुक दैट यू पिक उसका अलग स्टाइल रहेगा। तो यूज गूगल, ठीक है, ढंग से जाओ गूगल पे, रिसर्च करो इसका स्टाइल एग्जैक्टली कैसा है। यूज चैट जीपीटी इफ यू वांट, बट एग्जैक्ट उससे मत लेना क्योंकि इट फील्स अ बिट वियर्ड चैट जीपीटी जो भी लिखता है। मोर ओवर यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ये तो वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टोन, ये सारी चीजें भी तुम्हें डिस्कस करने की। जैसे एज आई सेड स्टीफन हॉकिंग की बुक इट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट, तो उसमें वोकैबलरी इतनी सारी है नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक, लेट्स से यू आर टेकिंग अ वेरी फिलोसॉफिकल बुक, समथिंग फ्रॉम डॉस्टोयेव्स्की और समथिंग फ्रॉम फ्रांस काफ्का, कुछ वेरी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बुक अगर वो ले रहे हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी अ बिट कॉम्प्लेक्स, उसका टोन विल बी अ बिट फिलोसॉफिकल, उसका वोकैबलरी विल बी वेरी हाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें बेसिकली पता होनी चाहिए कि कैसे है। देन पैसिव वॉइस एंड बायलाइन नॉट रिक्वायर्ड, ये वाले पॉइंट्स। बायलाइन तुम लिख सकते हो एज वी सॉ योर, नाम लिखो नहीं लिखो चलेगा अकॉर्डिंग टू द काउंसिल। पैसिव वॉइस में रहना चाहिए एंड इट शुड बी अ बिट फॉर्मल क्योंकि तुम बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस, पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड कर रहा है। नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर स्टार्टिंग में डाल दिया अलॉन्ग विथ द जॉनरा। देन सेटिंग, प्लॉट एंड मेन कैरेक्टर्स, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है ऑफ कोर्स। इफ यू आर राइटिंग अ नॉन फिक्शन बुक वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे तुम्हें डिस्कस करना रहेगा कि बुक में वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा है। कि नॉन फिक्शन बुक भी अगेन यू कैन नॉट टेक योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, इट हैज टू बी अ प्रॉपर नॉन फिक्शन बुक। So you are giving the setting, the plot, and the main characters if you're taking a normal storybook. After that, very important is description of a scene slash incident that you particularly liked. This thing is again जो भी तुम्हारी बुक है उसमें सब्जेक्टिव है, तो यू हैव टू, वो तुम्हें सीन बता देना है। बट इफ इट इज अ की सीन, ठीक है, जहाँ पे कोई प्लॉट ट्विस्ट रिवील हो रहा है तो तुम वो प्लॉट ट्विस्ट नहीं रिवील कर सकते। यू कैन मे बी गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट इज हैपनिंग, बट उसका कंक्लूजन क्या हो रहा है ये मत बता। यू कैन लीव द रीडर इन अ मिस्ट्री कि इसके बाद जो होता है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो मेन प्लॉट ट्विस्ट आता है एंड वो अनबिलीवेबल प्लॉट ट्विस्ट एंड ये सब थोड़ा बहुत लिख सकते हो इन अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। लेट्स से अगर तुम कोई नॉन फिक्शन बुक ले रहे हो उसमें देर आर नो सीन्स या फिर देर इज नो इंसिडेंट दैट यू कैन डिस्क्राइब, उसमें क्या करोगे। इन दैट केस यू कैन पिक अप अ कोट फ्रॉम द बुक दैट यू रियली लाइक्ड। Coming back to the example of Stephen Hawking's book, उसमें there is a quote, if time travel is possible, then where are the visitors from the future? Sorry, where are the tourists from the future? That is a quote. तो तुम उस quote को ले सकते हो and you can describe why that quote is very impactful. Okay, तो it basically changes क्योंकि हर एक book में you won't have like a description of a scene or an incident. तो non-fiction book में you can take a quote like that. After that you have the message if any. थोड़े बुक्स में मैसेजेस रहेंगे, right? Most story books में there is a major theme that underlies the whole story, but some books, for example a non-fiction book, उसमें there isn't particularly like a moral of the story that you can discuss. तो preferably take a fiction book जहाँ पे तुम ये सारी चीजें लिख सकते हो ताकि it matches exactly the description, the guidelines that are given by the council in the question. But even if you don't, थोड़ा ऐसे unpreferable है, but even if you don't it should be fine. लास्ट में भी मैसेज यू हैव टू शेयर। एंड अनदर थिंग जो यहाँ पे नहीं लिखी है, यू मस्ट शेयर कि ये कौन से एज के रीडर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। यू हैव टू से कि तुम किन को ये रेकमेंड करते हो बुक पढ़ना।
तो अगर फॉर एग्जाम्पल आई थिंक कि अ बुक इज परफेक्ट फॉर ऑडियंसेस अबव द एज ऑफ 12, तो आई हैव टू से कि 12 प्लस की ऑडियंस पढ़ सकती है. एंड प्लस वाई आई हैव चोजन दिस नंबर वो एक लाइन में लिख दूंगा कि द लैंग्वेज इज ईजी. Taking in context of the Stephen Hawking book, the language is easy to understand, but the concepts are very dense and are very profound. So it requires a bit of maturity to be understood. That's why I'm recommending it to an audience of above the age of 12 years old. ताकि वो लोग ये कॉन्सेप्ट की profoundness ढंग से समझ पाए एंड द फिलोसॉफिकल इंसाइट दैट लाइज बिहाइंड देम वो उनको भी ढंग से समझ पाए. Okay, so that kind of recommendation should be probably the final point that you recommend. ठीक है, तो यू कैन एब्सोल्युटली घर से पूरा ऐड करके जा सकते हो एंड थोड़े पॉइंट्स तो तुम्हें करना ही है. तो दैट वाज बुक रिव्यू. देन वी हैव द एसओपी, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. दिस इज अगेन वेरी सिंपल. इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं. एंड 99.99% जो यहाँ पे तुम्हें टॉपिक दिख रहा है ना वो सेम तुम्हारे पेपर में आएगा. ठीक है, ऑलवेज तुम्हारा जो रहेगा, क्योंकि दे विल गिव एन ओपन कोर्स कि तुम कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो टू राइट अबाउट. ठीक है, बट इन स्पेसिफिक केसेस मैंने थोड़े प्रीलिम पेपर्स में देखा है कि वो लोग एक स्पेसिफिक कोर्स दे रहे हैं दैट यू आर अप्लाइंग टू लेट्स से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर अ कोर्स इन इंजीनियरिंग टू राइट एन एसओपी. तो थोड़े कभी कभी वो लोग स्पेसिफाइज कर देते हैं. एंड उस केस में भी डोंट पैनिक बिकॉज दीज आर वेरी इजी टू राइट. प्रॉबेबली मेरे हिसाब से दीज आर द इजीएस्ट टू राइट सिंस तुम्हारे पास इसके गाइडलाइंस रहते हैं. क्या, लेट्स सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. As a student graduating from XYZ school after completing class 12th, I am eager to pursue an undergraduate program in English literature at your prestigious university. अगर कोई नाम नहीं देके रखा है ना ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन लीव इट टू बी एम्बिगुअस. एट योर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ लिख के छोड़ दो. एंड इन द फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस द कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. ऑलवेज यहाँ पे तुम अपना नाम लिख सकते हो कि माई नेम इज डैश एंड आई एम ग्रेजुएटिंग एज ए सीनियर फ्रॉम वॉट एवर इज द नेम ऑफ योर स्कूल. ठीक है, एंड आई एम ईगर टू परस्यू वॉट एवर डिग्री एट योर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरा इन लोगों ने लिखा है. तो डिसाइड वॉट एवर योर डिग्री इज. आई से जो तुम एक्चुअली अप्लाई करने वाले हो ना उसी के ऊपर लिखना, तो यू हैव सम आइडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आने वाली है. तो हम लोग को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वी विल जस्ट सी यहाँ से कि तुम्हें क्या करना है. तो पर्सनल बैकग्राउंड, ये तुम्हारा पर्सनल बैकग्राउंड हो गया. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ. आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय द इनसाइट्स राइटर्स ऑफर इनटू द ह्यूमन कंडीशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ देयर एक्सप्रेशन. बेसिकली कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारे मेजर से कैसे कनेक्ट कर रही है. मेजर इज द डिग्री यू आर अप्लाइंग फॉर. यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है. लेट्स से दैट यू आर अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग, तो यू कैन राइट अबाउट योर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, योर कनेक्शन टू रोबोट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वो लिखना है तो. ठीक है, वॉट एवर इट इज, थोड़ा इंजीनियरिंग से कनेक्ट करके एक पर्सनल बैकग्राउंड दो कि तुम्हारी पर्सनल स्टोरी इंटरसेक्ट कैसे करती है विथ योर चोजन मेजर. आफ्टर दैट एक पैराग्राफ में आएगा तुम्हारा एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस. इसमें यू हैव टू राइट योर 10th के बोर्ड के मार्क्स. तो यू जस्ट गिव द परसेंटेज, सारे सब्जेक्ट्स नहीं बताने. लेट्स से यू स्कोर 97% इन योर 10th बोर्ड्स एंड 12th बोर्ड्स में प्रेडिक्टेड ग्रेड बताना. ठीक है, सिंस तुम्हें अभी नहीं पता तुम्हें कितना आने वाला है, तो यू से इन माई 12th ग्रेड आई हैव ए प्रेडिक्टेड ग्रेड ऑफ 94% वरना 95%, ऐसा करके कुछ लिखो. तो ये तुम्हारे मेन दो एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये तुम्हें लिखने ही है. along with that it must have things related to your major achievements जो रहते हैं उसमें भी. let's see your ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. तो विथ माई ग्रेटेस्ट सक्सेस इन इंग्लिश लिटरेचर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 85% एंड अबव सिंस क्लास 8. तो यहाँ पे मैं लिटरेचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लिटरेचर के मार्क्स स्पेसिफाई किए कि मुझे एक्चुअली कितना आ रहा है. तो यू कैन गिव लाइक तुम्हारे एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स होने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो तुम अपना एक आइडियल स्टूडेंट बन के भी अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे लोगों ने थोड़ा जनरल देखे रखा है, स्कोरिंग 85% एंड अबव. तो अगर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे होते तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट हाउ फिजिक्स एंड मैथ्स में हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड अबव 90%. तो इट गिव्स
जो भी रीडर है अ ब्रॉडर पिक्चर कि तुम उस कोर्स के लिए क्यों बने हुए हो. Other things that you can write is academic achievements में you can write for example you have given a competitive exam for engineering या फिर you have given a competitive exam जैसे यहाँ पे English literature है तो you have given for example the International English Olympiad. Let's say you're applying for a course like psychology तो तुमने psychology Olympiad दे के रखा है तो उसमें भी you are a bronze medalist or a gold medalist. तो वो सब भी क्या है? These are academic achievements only. एंड इवन आर ओन काउंसिल वो लोग क्या करते दे गिव इफ यू स्कोर लाइक 100 out of 100 तो टॉप 0.1% स्कोरर्स को दे गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट कि ये सिस्की करता है. तो यू कैन ऑल्सो राइट फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हो तो आई हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बीइंग इन द टॉप 0.1% ऑफ स्कोरर्स इन 10th ग्रेड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ऐसे करके लिख सकते हो. तो दीज आर ऑल योर एकेडमिक अचीवमेंट्स. तो तुम्हारे जो मेन 10th एंड 12th के बोर्ड मार्क्स अलॉन्ग विथ 1 or 2 क्वालिफिकेशंस रिलेटेड टू योर चोजन मेजर वो भी लिखना. इस सिर्फ अपने 10th 12th के बोर्ड के मार्क्स लिख के मत छोड़ना. बेसिकली यू हैव टू शो कि तुम्हारी हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज परफेक्टली अलाइंड विथ योर मेजर. तो तुमने उसमें अलग अलग ओलंपियाड्स देके रखे, अलग अलग कंपेटिटिव एग्जाम्स देके रखे एंड उसमें भी यू आर एक्सेलिंग. दैट्स व्हाई द स्कूल शुड एक्सेप्ट यू. आफ्टर दैट आता है इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट. तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट विथ इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर मेजर. यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है तो यू कैन से थिंग्स लाइक दी मैगजीन तो उसके एडिटोरियल टीम पे हो तुम लोग स्कूल मैगजीन के. यू कैन से दैट यू हैव रिटन अ बुक एंड उसको पब्लिश करवाई है तो ये तुम्हारा एक प्रोजेक्ट स्लैश पैशन प्रोजेक्ट टाइप चीज़ होगी. You can write about internships ki how you were a secretary to a famous writer in your city. ठीक है. या फिर how you were acting as an assistant to some magazine. ठीक है. to some manager at some magazine. तो या फिर एट अ न्यूज़पेपर ऐसा करके तुम डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो भी मेरा लोकल न्यूज़पेपर था मैं उनके ऑफिस में जाके इंटर्नशिप किया था फॉर 3 months ड्यूरिंग माई समर ब्रेक. ऐसा करके तुम लिख सकते हो. Projects में as I said you have things like publishing your own book या फिर you run a blog या फिर you have an Instagram account with over 1000 followers. ठीक है. ये सारे projects हो गए. And you have your extracurricular involvement. Extracurricular involvement में you have things like joining the editorial board या फिर joining the student council. वहाँ पे leadership भी दिखाता है. Leadership is just a general thing जो सब जगह अच्छा ही रहता है. Okay, nobody minds if you are the head boy head girl of the school. तो एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट में तुम वो भी लिख सकते हो या फिर तुम्हारे अगर बहुत सारे तुम्हारे मेजर से कनेक्टेड एक्स्ट्रा करिकुलर्स है तो तुम वो लिख सकते हो. तो अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो हाउ यू हैव बीन गोइंग टू रोबोटिक्स क्लासेस सिंस 6th ग्रेड एंड यू हैव डेवलप्ड लाइक 7 रोबोट्स एंड कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हाउ यू हैव डेवलप्ड फॉर एग्जाम्पल a computer program that helps people learn some things. Okay, how you have developed an app that helps students to learn something that you are interested in. ठीक है. ऐसा करके कुछ लिख सकते हो. Specifically if you are applying for majors like psychology हो गया, biology हो गया, chemistry हो गया, ये सब चीज़ों में you can also write about research papers कि how you have written research papers on a specific topic. Okay, then we have interest in chosen field. इंटरेस्ट इन चोजन फील्ड अगेन तुम्हें दिखाना है कि तुम इस फील्ड में इंटरेस्टेड क्यों हो. वाई डज दिस ड्रॉ यू इन. तो पर्सनल बैकग्राउंड में तुमने अपनी लाइफ से कनेक्ट किया. नाउ यू हैव टू टेल कि एग्जैक्ट फील्ड में व्हाट इज इट. बेसिकली हैव टू शेयर एन आइडिया दैट एक्साइट्स यू वेरी मच. तो लेट्स से तुम इंजीनियरिंग के लिए वरना लेट्स से यू वर अप्लाइंग फॉर बायोलॉजी मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू आर वेरी इंट्रीग्ड बाय लेट्स से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. ये तो तुम्हें हार्ट से बहुत फैसिनेशन है या फिर लेट्स से कि तुम्हें नर्वस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है. तो यू हैव टू शेयर योर इंटरेस्ट इन योर चोजन फील्ड. वहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्साइट क्या करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू बिकम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक. वाई वी आर अप्लाइंग टू द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एंड वाई यू आर अ गुड फिट फॉर इट. तो तुम्हें जो भी बेसिकली जो एसओपी रहता है इट इज़ रेड बाय एन एडमिशंस ऑफिसर. तो जो एडमिशन ऑफिसर है तुम्हें उनको कन्विंस करना है कि आई एम द परफेक्ट फिट फॉर द प्रोग्राम फॉर द मेजर आई एम अप्लाइंग फॉर.
तो आई हैव टू यहाँ पे शेयर सुटेबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो आई कैन कनेक्ट इट टू माई पर्सनल बैकग्राउंड कि मैं बचपन से आई हैव बिन वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। तो तुम्हारे स्कूल में जो रिसर्च वाला एटमोसफियर है, आई विल ब्लेंड इन वेरी वेल। आई ऑल्सो आस्क वेरी क्यूरियस क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी सूटेबल। या फिर अगर लिटरेचर का है तो मेरी राइटिंग स्टाइल फिट्स एग्जैक्टली विद द प्रोग्राम दैट यू हैव। एंड उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई कैन ऑल्सो मैंशन द प्रोफेसर्स। ठीक है, आई जस्ट मेकअप अ प्रोफेसर, लेट्स से एट योर यूनिवर्सिटी द प्रोफेसर्स have mainly published books of sci-fi fiction, ऐसा करके माई राइटिंग स्टाइल इज ऑल्सो साइफाई फिक्शन। तो नॉट ओनली आई विल बेनिफिट जैसे मेरी राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, बट आई विल बिकम अ गुड मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली व्हाट दैट टीचर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ये तो मैंने प्रोफेसर्स भी वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो और ज़्यादा बढ़ाता है कि यू हैव सम इंटरेस्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, कि तुमने रिसर्च करके रखी है, दैट यू हैव अ कॉन्क्रीट रीजन फॉर वाई यू आर ट्राइंग टू कम देयर। आफ्टर दैट कंक्लूजन पैराग्राफ में फ्यूचर गोल्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी। तो फ्यूचर गोल्स में बेसिकली अगर तुम्हें डिग्री मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे यू आर अप्लाइंग फॉर अ बैचलर्स डिग्री, यू कैन से कि यू कैन ऑल्सो परस्यू अ डॉक्टरेट और अ मास्टर्स। यू कैन ऑल्सो से अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो कि आफ्टर getting your bachelor's you would like to maybe come back to your village and construct like a hydro pump or something, जो भी ठीक है, something of something which is a very good goal of your life। ठीक है, लेट्स से अगर तुम साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू वांट टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू वांट टू स्टडी कैंसर एंड उसका तुम्हें कुछ ट्रीटमेंट निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो तुम्हारा एक फ्यूचर गोल हो गया, व्हाट यू वांट टू बेसिकली डू एंड अकम्प्लिश विथ योर डिग्री एंड फर्दर मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज आर एसेंशियली बिजनेसेस, तो इनका भी क्या हेल्प हो रहा है, यू हैव टू मेंशन दैट टू। तो हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी बताना है, यू कैन से कि हाउ योर पास्ट स्किल्स along with the program can basically help you grow into a person that will contribute to the alumni society of the school। ठीक है, यू आर वेरी कनेक्टेड टू योर रूट्स ऐसा करके, तो जो भी तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे यू विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू देम। तो बेसिकली जो बड़े यूनिवर्सिटीज रहते हैं उनका सबसे पावरफुल एसेट क्या रहता है, उनका अलमनाई कनेक्शंस। ओके, तो उसमें तुम कैसे एनहांस कर पाओगे। Furthermore, contribution to the university just isn't supposed to be after you graduate. It can be while you are in the university. So you can say I will contribute to the university by raising the standard of arguments and dialogues and debates that happen on campus. So I will bring a very curious nature, and I will bring a very accepting nature, a very open-minded, thoughtful mindset, which will transform the way debates, arguments happen on campus। तो वैसे भी करके you are contributing by changing the mindset of the people that you are around। ओके, तो वो तुम्हारा एक और कंट्रीब्यूशन हो गया। दिस टू तुम घर से पॉइंट्स प्रिपेयर करके जा सकते हो। देर इज वेरी लिटिल चांस कि वो एक स्पेसिफिक मेजर के लिए तुम्हें पूछे, बट जस्ट इन केस आई नाउ हैव टोल्ड यू कि तुम क्या चीज़ें उठा के लिख सकते हो, कि वॉट एवर मेजर कम्स तुम उसमें चूज कर सकते हो एंड यू कैन राइट स्पेसिफिक थिंग्स, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मूविंग ऑन, वी हैव द स्पीच राइटिंग, द लास्ट टॉपिक। स्पीच राइटिंग इज ऑनेस्टली वेरी इजी, क्योंकि इसमें एक बार तुम्हें यू आर एसेंशियली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद द ऑडियंस। या तुमने बहुत सारे बचपन से यू वुड हैव सैट इन असेंबलीज एंड सेमिनार्स, वहाँ पे वो लोग चालू कैसे करते हैं, यू हैव ऑलरेडी अ गुड आइडिया कि तुम्हें कैसे चालू करना है। So it must include a proper salutation. Salutations are like, good morning, respected principal, ma'am, teachers, and my dear friends. I am honored to stand before you today speaking on the topic of dash। तो सबसे पहले ना स्पीच राइटिंग दो टाइप के आते हैं मेनली, कि यहाँ पे जैसे देखे रखा है, यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच एट द फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर जूनियर्स। तुम अपने फेयरवेल पे स्पीच दे रहे हो, तो दिस इज ऑफ कोर्स अ सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिक स्पीच। You are going to be reflecting on your time at the school, what you are going to miss, what you look forward to in the future। ठीक है, ऐसे वाले स्पीचेस आ सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ स्पीचेस दैट कैन कम आर गोल ओरिएंटेड। So it can be something like, you are the president of the environment club at your school, give a speech
ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ टॉपिक दे सकते हो लोग। तो वी लुक दोनों में क्या करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, उसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंड वील सी हाउ। सबसे पहले प्रॉपर सैल्यूटेशन, एज आई सेड, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ये सब। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद योर नेम आफ्टर दिस, ठीक है। गुड मॉर्निंग respected principal, teachers and dear juniors and my fellow batchmates, I am honored to stand before you today speaking on the topic of, अगर तुम environment day वाला topic लेते हो, speaking on the topic of sustainable development. You can also start with like, my name is Dash and a very good morning to all of you, and वैसे करके you can also start with your name, that is also absolutely fine. तो एक proper salutation देना. After this you have to give an introduction of the topic that you are speaking on. ये फेयरवेल ये सब में तो बेसिकली हैव टू गिव द इमोशन की हाउ डज इट फील कि हम लोग लास्ट दिन पे खड़े ऑफ द स्कूल यहाँ पे, ठीक है, तो वैसी चीजें आ जाएगी। बट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक यहाँ पे इजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू गोल ओरिएंटेड स्पीचेस। तो अगर तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के बारे में बात कर रहे हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, हैव टू गिव लाइक अ टू लाइनर ऑन दैट, व्हाट एग्जैक्टली इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन यूज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू एंगेज विद द ऑडियंस। तो रेटोरिक क्वेश्चंस तुमने सुने होंगे, राइट? सो यू जस्ट आस्क क्वेश्चंस कि why should we not take the initiatives that we can, why are we wasting the limited resources that are available to us। तो ये questions है, of course you don't expect an answer from the audience but it makes them think, okay? तो why are we not investing in solar energy, why are we not investing in nuclear energy, ये सब question marks send करोगे तो these will be rhetoric questions। After that, use of appropriate idioms or proverbs. So since it is a speech, it has to be very impactful, very powerful. तो उसके लिए use idioms, use proverbs, जो भी तुम्हें पता है, okay? Then we have the first person narrative. It has to be from an I perspective. I urge you to do this. I request you to do this. I am reflecting back on the time of, maybe I don't know, recalling the tasty noodles that I get at the canteen. ऐसा करके कुछ। तो इफ यू आर एट योर फेयरवेल पार्टी, तो आई डोंट नो अबाउट यू बट आई विल सर्टेनली मिस द टेस्टी वड़ा पाव दैट द कैंटीन भैया यूज्ड टू मेक, ओके? देन फॉर्मल टोन, यू कांट बी इनफॉर्मल, हिंदी में कुछ नहीं लिखना है इसमें, ओके? इवन इफ इट विल बी रेलिवेंट, स्पेशली इन फेयरवेल स्पीचेस रेलिवेंट हो सकता है, इट मस्ट बी अ फॉर्मल टोन। जोक्स डालने की कोशिश मत करो, क्या? नाउ वील सी बॉडी कंक्लूजन, इन ये सब कैसा देके रखा है काउंसिल ने। Organize main points logically, 2 or 4 paragraphs। तो between 2 and 4 points I say go for 4। जो भी तुम्हारा स्पेशली गोल ओरिएंटेड वाले एसेस है ना, सॉरी गोल ओरिएंटेड वाले स्पीचेस है ना, उसमें ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्यों, व्हाई वी शुड ड्राइव टुवर्ड्स अ फ्यूचर दैट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोगों को क्यों करना चाहिए वो, तो उसके 3-4 पॉइंट्स तुम्हें प्रिपेयर करके अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखना। Now comes the AAE model again: analogies, anecdotes, examples। Anecdotes यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं when you are giving speeches like the farewell speech। यहाँ पे तुम you can reflect back on specific incidents from the school, तो anecdotes आ जाते हैं। Analogies and examples again तुम basically तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो उनको। तो तो यहाँ पे भी जो भी तुम points देते हो, reaffirm them and basically reinforce them with these things, with examples, with analogies, with your anecdotes, okay? Use connectors, transition words, ये होते firstly, moreover, in addition, however। ये सब क्या करते हैं, these enhance the flow। तो अगर you are giving 4 points to promote sustainable development, so you can go first, second, third, finally या फिर fourth। ऐसे करके तुम अगर उसको डिवाइड करोगे ना, तो इट इंक्लूड्स द फ्लुएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्पीच क्या रहना चाहिए, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड यू हैव टू कीप द ऑडियंस हुक्ड। सब लोगों को सुनना है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? देन सपोर्ट ईच पॉइंट विद एग्जांपल्स, रीजनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। एज आई सेड, कंक्लूजन में आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, एज आई सेड, तुम्हारे 3-4 पॉइंट्स तुम डिस्कस कर रहे हो, बाय रीइंफोर्सिंग देम विद एएई मॉडल। आफ्टर दैट कंक्लूजन में, स्पेशली इन गोल ओरिएंटेड एसेज,
You must have a call to action. कि इन द फेयरवेल ऐसे कुछ पॉजिटिव नोट या किसी चीज पे एंड करो कि इवन दो दिस इज द एंडिंग, बट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन आवर लाइव्स एंड वी मस्ट लुक हेड ऑन, एंड पीछे वी शुड रिफ्लेक्ट, बट हमारी एक आंख हमेशा शुड बी टुवर्ड्स द फ्यूचर, एंड वी शुड बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स टू कम नेक्स्ट. ये सब करके यू आर एंडिंग ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट. But a call to action becomes very important, especially in goal oriented essays. And your call to action should be very powerful. Okay, you have to say ki why should we, for example, why should we waste the resources that we have today instead of saving them for our children? You have to make them think. ठीक है, तो जैसे as I said in rhetoric questions, मैंने वो एक rhetoric question डाल दिया, and then I say for this my call to action is this. For example, become custodians of sustainable development. Do not forget the impact that you have when you use public transports over private transportation. ये सब करके उनके साथ शेयर करो. तो अ कॉल टू एक्शन इज बेसिकली जो चीज हम लोग गलत कर रहे हो उसको करेक्ट करने में फोकस करते हैं ना, प्लीज, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, बट यू आर सेइंग दैट वेरी पावरफुली, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए. आफ्टर दैट लास्ट में हमेशा यू हैव टू थैंक द ऑडियंस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड जस्ट गेट ऑफ द स्टेज, वैसा वाला. ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग कैसे की इन लोगों ने, देखते हैं. थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर योर गाइडेंस, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट. दिस फेयरवेल मार्क्स द एंड ऑफ अ चैप्टर बट द बिगिनिंग ऑफ मेनी मोर. ठीक है, तो इट्स यहाँ पे इट्स अ वेरी बिटर स्वीट एंडिंग. बट अगर तुम कोई गोल ओरिएंटेड वाला ऐसे एंड कर रहे हो तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, फॉर योर टाइम, and let's hope that we can achieve our goals and we can work towards our goals in the near future, ऐसा करके कुछ. okay, so that was speech writing. as I said, मैं blog नहीं कर रहा हूँ, blog में भी मैं next video में डालता हूँ when it comes to the 2027 board cycle, but right now ये video is strictly for 2026 boards. so I hope that you have gained a lot of insights from this video. अगर कोई भी doubt है, drop them down in the comments. If you want my notes, you can join the WhatsApp channel. Link is in the description. Absolutely free notes available हैं. After this, I'll be doing a series on computers and sociology. Psychology for grade 11 and 12 is already covered on my channel. So go and watch that. Subscribe if you like the video. And all the best if you have your exams tomorrow. All the best and bye-bye.